बहुत समय पहले की बात है। कनकपुर नामक एक गांव था। वहां अजय नाम का आदमी अपने छोटे बेटे, बेटी और पत्नी के साथ रहता था। अजय बहुत ही गरीब था। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी बीमार रहती थी। पत्नी को भी कई दिनों से भयानक रोग हुआ था। एक दिन अजय की पत्नी अजय से कहती है, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि ये रोग मेरे शरीर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा इलाज बड़े वैद्य के पास करवाऊंगा। मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य में एक महान वैद्य रहते हैं। उन्होंने ऐसे रोगों का बहुत से लोगों का इलाज किया है। वो बात सही है आपकी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने बड़े वैद्य से इलाज कराएं। मुझे लगता है कि अब बस मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। यह बात सुनकर अजय बहुत ही दुखी हो जाता है। कुछ दिन के बाद ऐसा ही होता है। पैसों की कमी से कहीं इलाज नहीं हो पाने के कारण अजय की पत्नी का देहांत हो जाता है और अजय और उसके दोनों बच्चे बहुत ही दुखी हो जाते हैं। एक दिन गांव में किसी से, क्या चल रहा है मोहन भाई? सब बढ़िया है ना? हाँ भाई, सब बढ़िया है। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है ना? नहीं रे मोहन, कुछ भी सही नहीं है। एक तो मेरी पत्नी का देहांत हो गया, उसका दुख, और ये पैसों की तकलीफ। मेरी पत्नी के इलाज में बहुत पैसे लग गए, जिसकी वजह से मेरे ऊपर काफी कर्ज हो चुका है। ओ, ऐसी ही बात है। मैंने सुना है कि राजमहल में एक आदमी की जरूरत है कुछ काम के लिए। तुम वहां पर जाओ, शायद कुछ काम मिल जाए। अगर कुछ काम मिल गया तो तुम्हारे पैसों की दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कल ही राजमहल जाऊंगा। चलो, अब मैं चलता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोहन। अगले दिन सुबह अजय राजमहल के लिए जाता है। वहां पर जाते ही उसे महल का मंत्री मिल जाता है। ए आदमी, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? मंत्री जी, मैं कनकपुरी का रहने वाला हूं। मुझे पता चला है कि राजमहल में एक कामदार की जरूरत है। क्या यह बात सच है? हाँ भाई, ये सच है। हमें एक धोबी की जरूरत है जो राजमहल के वस्त्र धोकर दे। क्या तुम वस्त्र धोने का काम कर सकोगे? हाँ, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि राजा और महारानी के वस्त्र होंगे। तुम्हें पता भी है ये कितने मूल्य के होते हैं। हाँ, मुझे पता है। आप चिंता मुक्त हो जाए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से यह काम करूंगा। हाँ तो ठीक है, फिर चलो कल से काम पर आ जाना। ये सुनकर अजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। अपने पिताजी की इतना खुश देखकर उसके बेटे ने पूछा, क्या हुआ पिताजी? आज आप बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, वो बेटा क्या है ना कि मुझे राजमहल में कपड़े धोने का काम मिल गया है, जिससे हमारा कर्ज भी धीरे धीरे करके माफ हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है पिताजी। मैं भी कल से आपके साथ काम पे आता हूँ, ताकि हमें और भी ज्यादा पैसे मिल जाए। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं अकेला ही काफी हूँ काम करने के लिए। अगले दिन सुबह अजय राजमहल में कपड़े धोने का काम करने के लिए निकल जाता है। फिर से उसे वहां पर वही मंत्री मिलता है। वह मंत्री से बोलता है, मंत्री जी बताएं, कहाँ पे है वस्त्र? हाँ, वस्त्र तो यह रहे, मगर तुम्हें एकदम अच्छे से और ध्यान से धोना होगा, क्योंकि यह राजा और महारानी के वस्त्र है और यह बहुत ही कीमती है। एक भी वस्त्र इधर से उधर नहीं होना चाहिए। आप मुझ पर विश्वास रखें। आप जितने वस्त्र मुझे दोगे, मैं उतने में वापस करूंगा। उसके बाद से अजय वहां पर वस्त्र धोने का काम करने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं।
लेकिन अजय की गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन अजय कपड़े धो के राजमहल से अपने घर जाता है। तभी थोड़ी देर में उसके घर पे गांव का एक सेठ आता है, जिस पर अजय चौंक जाता है। आइए सेठ जी, बैठिए। बैठने के बच्चे, भूल गया क्या तू? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, क्या भूल रहा हूं मैं? अबे भोला मत बन। तेरी पत्नी के इलाज के लिए जो तूने मुझसे पैसे लिए थे वो कब दे रहा है? माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन अभी मैं जो पैसे कमा रहा हूं उससे घर का खर्च भी नहीं चल रहा। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारे ब्याज सहित 1 लाख हो गए हैं। अरे बाप रे, 1 लाख हो गए हैं? सेठ जी, इतने पैसे मैं कहां से चुकाऊंगा? जहां मर्जी से चुका, मुझे क्या। मुझे तो बस मेरे 1 लाख दे दो, वरना इससे भी ज्यादा ब्याज चढ़ता जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए जा रहे तुझसे तो अपना मकान खाली कर देना। इतना कहकर सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। यह बात सुनकर अजय बहुत दुखी होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे कहां से चुकाऊं? और अगर नहीं चुका पाया तो ये मेरा घर हड़प लेगा। मैं अपने बच्चों को कहां रखूंगा? घर में 2 वक्त का आटा भी नहीं है और लाख रुपए मैं कहां से चुकाऊंगा? इसी तरह अजय दुखी होकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके घर पर एक साधु बाबा आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, क्या कर रहे हो बेटा? मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। आइए आइए साधु महाराज, बैठिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं और बाद में आपके लिए मैं खाना बना देता हूं। अजय साधु महाराज को पानी पिलाता है। थोड़ी ही देर बाद अजय साधु के लिए खाना लेकर आता है और साधु को खाना देने के बाद कहता है, मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन घर में सिर्फ 2 ही रोटी का आटा बचा है। यह खाना शायद आपके लिए शायद पर्याप्त नहीं होगा। क्या करूं महाराज, मेरे ऊपर गरीबी ही इतनी है। अरे बेटा, तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? यह खाना मेरे लिए पर्याप्त नहीं भी होगा तो क्या? तुमने अपने और अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा और मुझे यह खाना दे दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? साधु को खाना खिलाना तो हमारा धर्म है, लेकिन गरीबी इतनी है कि आपको पर्याप्त भोजन नहीं करा सकता। लेकिन महाराज, आप तो योगी हो, आप मुझे बता सकते हो इस गरीबी से कैसे बाहर निकलूं? वैसे इस गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है अच्छी शिक्षा। तुम तो अब शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा कहीं से दिलवा सकते हो। महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाना चाहता हूं, मगर फिर से बात गरीबी पर ही आ जाती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लड़के को शिक्षा दिलवा सकूं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अच्छी शिक्षा दूंगा। अरे वाह महाराज, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आप खाना खा लीजिए, मैं अपने बेटे को बुलाकर लेकर आता हूं। कुछ देर बाद अजय अपने बेटे चंदन को लेकर आता है और उससे कहता है, बेटा, यह साधु महाराज है, यह तुम्हें अपने साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए ले जा रहे हैं। बेटा, अगर तुम शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो तुम जाओगे ना बेटा? अरे पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अवश्य जाऊंगा और आगे जाके हमारी गरीबी दूर करूंगा। वहाँ पर रह के मैं साधु जी की सेवा भी करूंगा। वाह बेटे, वाह, बहुत अच्छे, तुम तो बहुत संस्कारी हो। अजय का बेटा चंदन खुशी खुशी साधु के पास शिक्षा ग्रहण करने चला जाता है। साधु महाराज उसे अलग अलग तरह की विधि सिखाते हैं। चंदन बेटा, आज हम गीता के श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही मार्ग बताते हैं। उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है गुरुजी। इस तरह चंदन साधु महाराज के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है
और उनकी सेवा भी करता है, और दूसरी तरफ चंदन राजमहल में वस्त्र धोने का काम करके अपना गुजारा करता है। इसी तरह 10 साल का समय बीत जाता है और चंदन जवान हो जाता है और उसकी शिक्षा भी खत्म हो जाती है। महाराज, आज मुझे 10 साल पूरे हो गए हैं। आज मेरी शिक्षा भी खत्म हो गई है। आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, फिर मुझे घर की तरफ निकलना होगा। बेटा, मेरी दी गई शिक्षा तुम्हें बहुत काम आएगी। तुम जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करोगे और अपने परिवार को खुश रखो, यही मेरा आशीर्वाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर चंदन वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पे अजय और उसकी बेटी चंदन की राह देख रहे थे। पिताजी, भाई कब आएगा? अब तो 10 साल हो गए उसको देखे बिना। अभी आएगा बेटा, वो अभी आएगा। तभी वहां पर चंदन नहीं बल्कि राजमहल से राजा का एक सैनिक आ जाता है। अजय धोबी, तुम्हें इसी वक्त राजा और मंत्री जी ने महल में हाजिर होने के लिए कहा है। ये सुनकर अजय सोच में डूब जाता है और वह सैनिक के साथ तुरंत ही राजमहल में प्रस्तुत होता है। महाराज, यही है वो चोर जिसने आपके और महारानी के कीमती वस्त्र चुराए हैं। यह सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय महाराज से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं महाराज, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। यह सरासर झूठ है। महाराज, ये धोबी झूठ बोल रहा है। हमारे सेवक ने इसे 10 वस्त्र धोने को दिए थे और इस धोबी ने जब वापस दिए तो सिर्फ 8 वस्त्र ही निकले। नहीं नहीं महाराज, सेवक ने मुझे सिर्फ 8 ही वस्त्र धोने के लिए दिए थे और मैंने 8 ही वस्त्रों को वापस लौटा दिया है। अगर ऐसी बात है तो मेरे वो 2 वस्त्र गए कहाँ? क्या महाराज आप भी? जब वस्त्र यही धोकर लाता है तो वस्त्र इस धोबी ने ही चुराए हैं और फिर उनको बेच दिए। नहीं नहीं महाराज, आप मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ऐसी बात है तो बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने वस्त्र नहीं चुराए? वस्त्र तो सिर्फ तुम्हारे पास ही आते हैं धुलाई के लिए। महाराज, मैं क्या सबूत दूं आपको कि मैंने नहीं चुराए वस्त्र? सेवक ने जितने दिए थे उतना ही मैंने आपको वापस दिए हैं। देखो, ये सब बातें यहाँ पर नहीं चलेंगी। राजकार्य सिर्फ सबूत और सिर्फ सबूत से ही चलता है। कल सुबह तुम अपना सबूत लेकर आना, वरना चोरी के मामले में 10 साल की जेल भुगतनी होगी। यह सुनकर अजय चिंता में पड़ जाता है और वापस अपने घर पे आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? राजमहल क्यों गए थे आप अचानक, और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मैं तुम्हारे आने की खुशी भी नहीं मना पाया। मंत्री ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि सोने की तार लगे हुए महाराज के वस्त्र मैंने चुराए हैं। उसने कहा है कि सेवक ने तुम्हें 10 वस्त्र दिए थे और 2 वस्त्र गायब है जो तुमने चुराए हैं, ऐसा कह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे वो किसी निर्दोष पे इल्जाम लगा सकते हैं? आपको याद है ना पिताजी कि आपको 8 वस्त्र धोने के लिए दिए गए थे ना? हाँ हाँ बेटा, मुझे पूरी तरह से याद है। हे भगवान, मेरे ऊपर पहले दुख कम था क्या जो आपने मुझे इसके साथ जोड़ दिया? कोई बात नहीं पिताजी, आप दुखी मत होइए। हमें पता है कि आप निर्दोष हैं। मैं छोटी बहन से पूछता हूँ। बहन, ओ बहन, इधर आओ। हाँ भैया बोलिए, आपने मुझे बुलाया? राजमहल से जब सेवक पिताजी को कपड़े धोने के लिए देने आए थे तो उसने कितने वस्त्र दिए थे, तुम्हें याद है ना? हाँ भैया, मुझे अच्छी तरह से याद है। सेवक ने पिताजी को 8 वस्त्र ही धोने को दिए थे। हाँ बेटा, यह बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन राजा और मंत्री नहीं मान रहे हैं। राजा ने मुझे कहा है कि तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए कुछ सबूत देना होगा। उन्होंने मुझे कल तक का समय दिया है सबूत देने के लिए। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों भाई बहन आप पर पूरा विश्वास करते हैं। आप चोरी नहीं कर सकते। बच्चों, आप दोनों को तो मुझ पर विश्वास है, लेकिन राजा और मंत्री को नहीं है। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो मुझे दोषी बता के जेल में डाल दिया जाएगा। सालों के लिए पूरी जिंदगी मुझे सुकून नहीं मिला।
और अब यह मुसीबत। पिताजी अब बेफिक्र हो जाए। मैंने जो शिक्षा साधु महाराज के पास ग्रहण की है वो किस काम आएगी भला। कल मैं राजा और मंत्री से बात करूंगा, फिर देखना कि वहां पर क्या होता है। अगले दिन सुबह अजय और उसका बेटा चंदन राजा के महल में जाते हैं। हाँ तो अजय धोबी, तुम सच हो उस बात का कोई सबूत लाए हो क्या? तुमने सच कहा था कि उस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास। ये सुनकर चंदन बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं साबित करूंगा कि मेरे पिताजी सच है, वो कभी चोरी कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, लेकिन कुछ सबूत तो होना चाहिए ना। सबूत भी है महाराज। तो बताइए मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि आपके सेवक ने धोने के लिए 10 वस्त्र दिए थे, उनमें से 2 वस्त्र गायब हैं, और पिताजी कह रहे थे मुझे सिर्फ 8 ही वस्त्र मिले हैं। हाँ वही तो बात है कि सेवक ने 10 वस्त्र दिए थे और 2 तुम्हारे पिताजी ने सोने की तार वाले चुरा के बेच दिए। अच्छा, तो जिस समय आपने वस्त्र दिए उस समय वहां कौन कौन था? महाराज, मैंने जब 10 वस्त्र दिए थे तब अजय और उसकी बेटी ही वहां पर मौजूद थे, इसीलिए यह लड़का अपनी बहन का सबूत देगा महाराज। अरे यह लड़का तो अपनी बहन का सबूत देगा तो वो तो यही बोलेगी ना कि पिताजी ने चोरी नहीं की, लेकिन हम वो कैसे मान लें? हाँ लड़के, देखो ऐसा सबूत यहाँ पर नहीं चलेगा। मंत्री जी, आपके सेवक के पास क्या सबूत है कि उसने 10 वस्त्र धोने के लिए दिए थे? अरे लड़के, तू राजमहल के मंत्री और सेवक के ऊपर शक कर रहा है। क्या मुझे ऐसे ही महाराज ने मंत्री बना दिया है? और रही बात सेवक की, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपके सेवक ऐसा काम नहीं कर सकते, वैसे ही मेरे पिताजी भी ऐसा नहीं कर सकते। ओ लड़के, तू यह सब घुमा फिरा के बातें करना बंद कर। तेरे पास अगर कोई प्रमाण है कि तेरे पिताजी ने चोरी नहीं है तो साबित कर। हाँ लड़के, तुम मंत्री के ऊपर और सेवक के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना छोड़ दो। कोई सबूत है तो बताओ, वरना अजय को हम जेल में डाल देंगे। महाराज, मंत्री, सेवक, आप शांत हो जाए। मेरे पास सबूत हमारे घर का पेड़ है। अरे वो पेड़ क्या बोलेगा कि अजय धोबी ने चोरी नहीं की है? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है, इसीलिए तुम यह सब बहाने बना रहे हो ताकि तुम्हारे पिताजी चोरी करने के बावजूद भी बच जाएं। हाँ, अरे ये क्या बात हुई भाई? अरे पेड़ कैसे बताएगा, ये थोड़ी ना संभव है। पेड़ यहाँ पर आकर थोड़ी ना बताएगा हमें। अरे हम पेड़ के पास भी जाएंगे, लेकिन पेड़ बोलता भी है क्या? देखो युवक, जो है वो सच बोलो। ये क्या बात हुई कि पेड़ सच का जवाब देगा? पेड़ तो नहीं आएगा, लेकिन हम पेड़ के पास जाकर सच क्या है वो उगलवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम उस पेड़ के पास जाकर उसे पूछते हैं। हमें पेड़ के पास जाना पड़ेगा। अरे हम पेड़ के पास भी जाएंगे, लेकिन पेड़ बोलता भी है क्या? देखो युवक, जो है वह सच बोलो। ये क्या बात हुई कि पेड़ सच का जवाब देगा? अरे मुझे लगता है कि यह लड़का मानसिक बीमारी से पीड़ित है बस। नहीं महाराज, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। मैंने शिवनाथ योगी से 10 साल की शिक्षा ग्रहण की है। शिवनाथ साधु महाराज ने मुझे योग माया भी सिखाई है, जिससे मैं किसी भी निर्जीव वस्तु को अपनी शक्ति और शिक्षा से बोलती हुई कर सकता हूँ। आपको अगर विश्वास ना हो तो चलिए, मेरे घर पर क्या सत्य है और क्या झूठ है सब पता चल जाएगा। क्या सच में वो पेड़ बोल सकता है? हाँ मंत्री जी, मैंने भी उस शिवनाथ योगी बाबा की शिक्षा के बारे में काफी सुना है। शायद यह लड़का कह रहा है वह सत्य हो सकता है। चलो सब उस पेड़ के पास चलते हैं और देखते हैं क्या सच है। राजा का यह आदेश सुनकर मंत्री काफी ज्यादा डर जाता है। उसको लगने लगता है कि अब वो पेड़ सब बोल देगा। ये सोचकर मंत्री हड़बड़ाते हुए बोला, महाराज, मुझे अभी याद आया कि वह वस्त्र मैंने गलती से अपने कमरे में ही छोड़ दिए थे। मुझे अभी याद आया। ये क्या बोल रहे हो मंत्री? मुझे अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा है। साफ साफ बताओ क्या बात है। महाराज, मंत्री हमसे कुछ छुपा रहे हैं, तभी वो ये सब बोल रहे हैं। मंत्री जी, जो भी है सच बोल दो, वरना हम उस पेड़ से जाकर पूछ लेंगे। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल वो वस्त्र मैंने ही चुराए हैं और सोने के तार बेच के उसे जो पैसे मिले उसे मैंने अपने पास रख लिए। क्या बोले?
तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे मुझे तुम्हें अपना मंत्री कहने में भी शर्म आ रही है। सैनिकों, इस मंत्री को ले जाकर जेल में डाल दिया जाए। वाह चंदन बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या तुम सच में ऐसी विद्या जानते हो? नहीं नहीं महाराज, वो तो मैंने सच उगलवाने के लिए नाटक रचा था। वाह, बहुत खूब बेटा चंदन, आज से हम तुम्हें अपना मंत्री बनाते हैं। मुझे तुम्हारी बुद्धि का कार्य बहुत ही अच्छा लगा। यह बात सुनकर अजय और चंदन बहुत ही खुश होते हैं। वाह बेटा, तुम्हारी वजह से आज मैं जेल जाने से बच गया और अब मेरी सारी गरीबी मिट जाएगी। वो साधु महाराज ने सच कहा था कि शिक्षा से तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। नहीं पिताजी, ये सब आपकी ही कृपा है जो आपने मुझे इस काबिल बनाया। इसी तरह चंदन, उसके पिता अजय और चंदन की बहन खुशी खुशी महल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और गरीबी से बाहर निकल गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और भी कहानी के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और आप कौन सी कहानी ज्यादा पसंद करते हैं वो भी बता दीजिए ताकि हम आपकी पसंद की कहानी